गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए तो शुरू करते हैं थोड़ा पढ़ना। हम लास्ट टाइम 27th मीटिंग पढ़ रहे थे और ख़त्म भी की थी, और उसके कंटिन्यूशन में उन्होंने एक एक्स्ट्रा मीटिंग दी है जो कि 11 नवंबर 83 में ये पेपर पढ़ाया गया था। उससे पहले खास तो हमने जो प्रैक्टिसेस है बंधों की, उसमें प्रिलिमिनरी वर्क क्या करना है, किस तरह चालू करना है, वो लास्ट में उन्होंने बताया था। तो शायद आप लोगों में से किसी ने इसका प्रयोग भी किया होगा कि 3 स्टेप्स के अंदर उन्होंने ये बंध की प्रैक्टिस बताई थी। उसमें पहला ये था कि श्वास छोड़कर बाहर रोक के जो नाभि के 4 फिंगर्स ऊपर का हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसको अंदर खींचने का है 5 सेकंड के लिए, और इस तरह इसके 10 राउंड करने होते हैं। तो पहली प्रैक्टिस ये करनी है कि श्वास बाहर रोक के 5 सेकंड तक नाभि के ऊपर वाला हिस्सा को अंदर खींच के रखना है। उसके बाद में तुरंत दूसरी प्रैक्टिस करनी है। उसमें वही सेम श्वास छोड़कर बाहर रोकना है, पर अभी नाभि के नीचे वाला हिस्सा जो है वो 4 फिंगर्स नीचे, तो 4 आंगल नीचे का हिस्सा जो है उसको 5 सेकंड के लिए रोक के रखना है, और इस तरह 10 टाइम्स 10 बार ये दूसरी प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में तीसरी प्रैक्टिस जो करनी है उसमें वही पैटर्न के ऊपर, मतलब श्वास छोड़कर बाहर रोककर अब एकदम नीचे का हिस्सा जो है एब्सोल्यूट लोअर एब्डोमेन, तो जो नाभि से 4 फिंगर्स हमने पहले दबाया था, अब उससे भी 4 फिंगर्स नीचे, एकदम नीचे वाला जो हिस्सा है, जो खास करके हम गोल नकेद में जो पेरिनियम का हिस्सा दबाते हैं वो हिस्सा है, तो उसको 5 सेकंड तक दबा के रखना है, और इस तरह उसको भी 10 बार करना है। तो 3 प्रैक्टिस जो है वो 10-10 बार करना है, और ये कंटिन्यूएशन के अंदर करना है। तो ये एक बंध का प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर आगे जाके हम बंध की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अंदर फिर उन्होंने टाइमिंग बढ़ाने के लिए भी बताया था कि भाई हर हफ्ते 3-3 सेकंड बढ़ाते जाओ, 5 से 8, 8 से 11, इस तरह 20 सेकंड तक आप हर एक्सरसाइज के अंदर पहुंच जाओ। तो इतनी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं क्योंकि ये सेफ है, उसके अंदर कोई खास दिक्कत नहीं है। तो ये अब इसके अंदर आप हम ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है कि 2 प्रकार के जो बंध है, ये ऊपर वाली 3 प्रैक्टिसेस के अंदर 2 प्रकार के बंध आ जाएंगे। तो जो मूल बंध है और उड्डयन बंध है, ये दोनों इन 3 प्रैक्टिस के अंदर, जैसे कि पहले नाभि के ऊपर वाला हिस्से को दबाने के लिए बताया है, तो वो उड्डयन बंध की प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर नाभि के हिस्से वाले जो पार्ट है, 2 पार्ट, वो उसको दबाने का है, तो वहाँ मूल बंध की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जालंधर की इसमें नहीं दिया है क्योंकि जालंधर सिंपल है, इसलिए इसमें कोई खास नेट प्रैक्टिस की यहाँ बताया नहीं है। पर ये तीनों के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोनों उड्डयन और मूल बंध की प्रैक्टिस हमारी अंदर हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। बाकी जो डायरेक्ट बंद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब एक्स्ट्रा मीटिंग के अंदर क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो पेज नंबर 24 पुरानी किताब के अंदर ये मीटिंग एक्स्ट्रा मीटिंग है। हालांकि इसके अंदर लिखा नहीं है एक्स्ट्रा मीटिंग, पर जो नया पब्लिकेशन आया उसके अंदर फिर ये उसको बताया गया है। तो कहते हैं गॉड क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स सीन एंड अनसीन बेस्ड ऑन रिदम। हिज एंटायर क्रिएशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द पेयर ऑफ द अपोजिट्स, 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन, लाइट डार्कनेस, गुड इविल, स्ट्रॉन्ग वीक, स्वीट बीटर। तो यहाँ उन्होंने 2 बात कही है। पहली बात तो ये कही है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के अंदर 2
बात है। एक तो सीन मतलब जो दिखाई देता है वो ब्रह्मांड, दूसरा अनसीन तो जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है ब्रह्मांड का हिस्सा वो। तो हम जानते हैं कि भूलोक जो है वो सीन यूनिवर्स है और भुव और स्वलोक जो है वो अनसीन यूनिवर्स है, क्योंकि भूलोक हम देख सकते हैं। तो भूलोक के अंदर, भूलोक का मतलब खाली पृथ्वी नहीं है, पर जो जो अस्तित्व में है, जो जो दिखाई दे रहा है, जो सर्जन है, वो सब भूलोक के अंदर आते हैं। मतलब कि प्लेनेट से लेके बड़े बड़े स्टार्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, जो कुछ है वो सब कुछ जो है, चाहे कितने भी डिस्टेंस के ऊपर हो, कितने दूर हो, फिर भी जो जो है अस्तित्व में है दिखाई देने वाली, वो सब चीज़ें भू के अंदर आती हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो बताई है और जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके मुताबिक भू के भी 7 जो है वो उसके सब स्टेजिस है। हर जो ये है भू भुव स्व तीनों लोक के सब स्टेजिस है। तो जो भूलोक है, जो सीन यूनिवर्स है, उसके भी 7 सब स्टेजिस है। और हम जो है अभी भूलोक के जो 4th सब स्टेज के अंदर हमारी ह्यूमैनिटी अभी है। तो हो सकता है कि जो और कोई जो स्टार से या गैलेक्सी से जो जो भूलोक के अंदर जो और कोई जगह है, तो वहाँ दूसरी ह्यूमैनिटी तो है, होगी, पर वो दूसरे जो सब स्टेजेस है वो भी वहाँ होंगे। जैसे कि 5th सब स्टेज होगा, 6 होगा, 7th होगा, तो वो तो कहीं ना कहीं यहीं होना तो है, क्योंकि जो दिखाई देने वाला यूनिवर्स तो अभी साइंस ने पता कर लिया है, शायद हो सकता है उसके परे हो तो, पर इतना तो कम से कम है। तो 5th, 6th, 7 जो है यूनिवर्स भूलोक के, वो हो सकता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं होंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये बताई है कि ये सब जो है वो रिदम के ऊपर आधारित है, चाहे वो सीन यूनिवर्स हो या अनसीन यूनिवर्स हो, हर एक की अपनी अपनी एक रिदम है। और हम जो रिदम का अभ्यास करते हैं, या खास करके ब्रीदिंग के अंदर हम जो रिदम का अभ्यास करते हैं, वो जो है वो हमारी पृथ्वी की रिदम है। तो पृथ्वी का जो एस्ट्रल बॉडी है और उसकी जो रिदम है वो हम जो 1 2 3 5 6 की जो हमारी पैटर्न है रिदम की, वो पृथ्वी की रिदम है, उसके एस्ट्रल की रिदम है। और वही हम समंदर के अंदर, ओशन के अंदर वो रिदम को की पैटर्न को देख सकते हैं। पर उसके अलावा जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य की अपनी रिदम है, दूसरे ग्रह है तो उसकी अपनी अपनी रिदम होगी। सब कुछ जो है वो कोई एक निश्चित रिदम के ऊपर आधारित है, और अपनी अपनी रिदम भी हर एक के अंदर होती है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि पूरा जो क्रिएशन है वो जो रचा गया है वो पेयर्स ऑफ अपोजिट के ऊपर, जिसको शास्त्र के अंदर द्वंद्व कहा गया है। द्वंद्व मतलब दो चीज़। तो दो चीज़ जो है, जैसे एक सिक्के की दो पहलू होते हैं, इसी तरह जो पूरी सृष्टि जो है, चाहे वो भूलोक से लेके स्वलोक तक, जो कुछ है वो ड्यूअल है। जैसे कि लाइट है तो डार्कनेस है, गुड है तो बैड है, इविल है, स्ट्रॉन्ग है तो वीक है, स्वीट है तो बिटर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, दिन है तो रात है, और या भी कुछ चीज़ें हैं। हर चीज़ जो पैर के अंदर है वो सब कुछ जो है वो ये सृष्टि की रचना का एक भाग है। तो इसके कारण हम इसके अंदर हमें कोई चॉइस नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि भाई लाइट चाहिए हमें तो डार्कनेस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। लाइट है तो डार्कनेस होगी, तो लाइट को प्रीफर करते हैं तो डार्कनेस को भी प्रीफर करना पड़ेगा। और इसी तरह सुख और दुख, ये भी दो पहलू है। अब ज़्यादातर हम ये करते हैं, स्वीकारते हैं, या हम जिसको पाना चाहते हैं वो सुख, और इच्छते कि भाई सुख ही आए, दुख नहीं आए, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि की रचना का फंडामेंटल नियम द्वंद्व है, और द्वंद्व के कारण ये जो है दोनों, अभी यहाँ गुड और इविल बताया है, तो सब लोग चाहते हैं कि भाई गुड ही हो, इविल क्यों हो।
भाई पृथ्वी के ऊपर सुख शांति हो, अच्छा हो, तो ये ठीक है, सब चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इविल नहीं होगा, ये इसका एक हिस्सा ही है। तो इस कभी भी कोई जमाने में ऐसा नहीं था कि अनिष्ट नहीं था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हमारे जो 4 युग है चतुर्युगी, उसके अंदर ये प्रोपोर्शन अलग अलग था, जिसके अंदर गुड अच्छा था और इविल थोड़ा कम था। जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, ये सब युगों के अंदर ये था कि भाई ऊपर वाले जो लोग थे, सत्य लोग, त्रेता लोग के अंदर गुड ज़्यादा था और इविल बहुत कम था। अब धीरे धीरे करके इसका प्रोपोर्शन बदल गया है। अब खास करके कलयुग के अंदर इविल एकदम पूरा फैल गया है और गुडनेस जो है वो बहुत कम हो गई है। पर है तो सही, क्योंकि ये ध्वनि का एक ये जो है सर्जन है, इसीलिए ये दोनों तो होंगे ही। तो उसके अंदर हमारी कोई चॉइस नहीं होती है। हाँ, ये है कि हम गुडनेस की तरफ जाए, वो हमारा एक हेतु होना चाहिए। फिर भी इविल को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। द अर्थ स्विंग्स 23 डिग्री दिस वे एंड दैट वे टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ समर एंड विंटर। अब हम ये ज्योग्राफी में सीख के आए हैं कि हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो थोड़ी झुकी हुई है 23 डिग्री के ऊपर, थोड़ी सी झुकी हुई है। और फिर वो जो स्विंग करती है, इसके कारण हमारे यहाँ समर और अलग अलग जो ऋतु है, समर, विंटर वगैरह, तो वो ऋतुओं का निर्माण होता है। क्योंकि ये भगवान ने इस तरह रचा है कि भाई ये सृष्टि एक विविधता से भरी रहे, हमारी सृष्टि, और हर चीज़ का हमें अलग अलग रूप में अनुभव हो। तो उसके लिए ये जो है ये एक इसकी रचना ही ऐसी की कि 23 डिग्री के ऊपर वो झुकी रहे। फिर उसके साथ में कुछ डिस्टेंस के ऊपर मून को रखा गया ताकि उसका एक ग्रेविटेशन बना रहा है। और पृथ्वी जो है वो अपनी धरी के ऊपर, अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूमती है और सूर्य के आजू बाजू भी घूमती है। पृथ्वी अपनी धरी के ऊपर क्लॉकवाइज घूमती है, पर सूर्य के आजू बाजू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। तो इससे अलग अलग सीजन्स क्रिएट होते रहते हैं। द अर्थ स्पिन्स टू ब्रिंग अबाउट डे एंड नाइट। द मून हैज इट्स phases from no moon to full moon and back to no moon. Everything in the vast creation is swinging constantly, like huge pendulums constantly swinging from one pole to another, from one extreme to another. तो ये जो सृष्टि के अंदर ये सारी चीज़ें हैं वो इसी तरह स्पिन होती रहती है। और ये जो पृथ्वी भी स्पिन होती है, घूमती रहती है, उसके कारण दिन और रात निर्माण होते हैं। जब जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है तो वो हिस्सा दिन कहलाता है, दिन के रूप में हमें पता चलता है। और जो हिस्सा सूर्य से दूर चला जाता है, पीछे चला जाता है पृथ्वी का हिस्सा घूमते घूमते, तो फिर वहाँ रात महसूस होती है। और इसी तरह जो मून है, चंद्र है, उसके भी अपने, क्योंकि वो भी घूमता रहता है, वो पृथ्वी के आजू बाजू रहता है, घूमता है, और अपनी एक्सिस के ऊपर वो भी घूमता रहता है। तो उसके अंदर फिर नो मून से लेके फुल मून तक, और फुल मून से लेके फिर नो मून, मतलब कि पूनम से लेके अमास तक 2 बार इस तरह ये चीज़ बनती रहती है। तो क्रिएशन के अंदर कहते हैं कि हर चीज़ जो है इस तरह स्विंग होती रहती है। और जैसे कि एक बड़ा पेंडुलम होता है, वो कैसे एक छोर से दूसरे छोर और फिर से दूसरे छोर से एक छोर, इस तरह एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तरफ जाता रहता है। इसी तरह सारी चीज़ें जो है पृथ्वी के अंदर ये घूमती रहती है। तो इससे एक जीवन जो है, जीवन एक महसूस होता है। नहीं तो सब चीज़ अगर स्टक हो जाती तो फिर एक तो जीवन के अंदर मज़ा नहीं रहती। या फिर मानो कि एक ही ऋतु हमारे सामने 12 महीना रहती
चाहे वो गर्मी की ऋतु हो या चाहे ठंडी की ऋतु हो, तो फिर जीने में भी काफ़ी दिक्कत आ जाती। तो ये कुदरत ने इस तरह सब, जिसको हम हाई इंटेलिजेंस कहते हैं, वो हायर इंटेलिजेंस से ये सब निर्माण हुआ है। और वो जानते हैं कि क्या करने से किस तरह ये जो है प्रकृति के अंदर जीवन के लिए क्या करना चाहिए, इस तरह प्रकृति ने ये सब रचना की है। सो रिदम हैज़ द अदर एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट। अब जो अपोजिट बात की कही ना वहाँ की भाई अपोजिट पैर जो है दिन रात वगैरह, इसी तरह जो रिदम है एक, उसका भी एक अपोजिट है, और वो अपोजिट है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। तो ये तवारिया जी कहते थे कि भाई आप या तो संघर्ष में जी सकते हो या फिर रिदम से जी सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो वो उनकी लेक्चर में बोलते थे कि भाई सारी ज़िंदगी तो हमने कॉन्फ्लिक्ट में निकाल दी, अब जो बचा है वो रिदम से लेके जी के देखो कि कैसा होता है करके। तो ये भी दो छोर है, या हम कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं या रिदम में जी रहे हैं, और इसके भी प्रपोर्शन हो सकते हैं कि कितना % हम रिदम में जीते हैं और कितना % कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं। जितना जीवन के अंदर रिदम फैलती जाएगी इतना कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, और एक बार अगर 24 घंटा रिदम हमारे जीवन के अंदर आ जाती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट रह नहीं पाता है। दो चीज़ एक साथ में, जैसे साइंस का नियम है कि दो चीज़ एक साथ में रह नहीं सकती, तो इसी तरह ये भी रिदम और कॉन्फ्लिक्ट दो एक साथ रह नहीं सकते। These are two important areas or phases between these two extremes. One of more rhythm and less of conflict, and two of more conflict and less of rhythm, and so the 4 yugas are born. Whether we replace the word rhythm and conflict with truth and untruth, it tells the same story. तो जो उन्होंने जो पहले वहाँ बताया था कि भाई ये दो चीज़ होती है, तो यहाँ यही बात कही है कि भाई चाहे रिदम है या कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर रिदम कितनी ज़्यादा है और कॉन्फ्लिक्ट कितना कम है, वो दो उसके पार्ट में हो सकता है। चाहे रिदम ज़्यादा है तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, या कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है तो रिदम कम होगा। और 4 युग जो है, जैसे हम बात की कि चारों युग के अंदर सत्य लोक, त्रेता लोक, द्वापर लोक, सत्य द्वापर, त्रेता द्वापर, कलयुग, तो ये 4 जो है, तो ऐसा शास्त्रों के अंदर कल्पना की गई है कि भाई ये जो धर्म है, तो ये धर्म की कल्पना एक घोड़े के साथ की है, एक हॉर्स। तो घोड़ा होता है, उसके 4 पैर होते हैं। तो सतयुग के अंदर जो धर्म था वो 4 पैरों के ऊपर खड़ा रहता था, मतलब कि उसके अंदर ऑलमोस्ट ट्रूथ ही था, अनट्रूथ खास कोई नहीं था। पर फिर त्रेता युग आया तो उसका एक पैर निकल गया, त्रेता का मतलब 3, तो 3 हो गया। अब उसके ये घोड़े के पैर जो 4 थे, उसके धर्म रूपी घोड़ा, उसके अभी 3 पैर हो गए। उसके बाद में जब द्वापर आया, द्वा मतलब 2, द्वापर युग आया तो उसके अंदर उसके 2 पैर निकल गए, और 2 पैर के ऊपर ही धर्म का घोड़ा खड़ा रहा। और कलयुग आया तो कलयुग के अंदर अभी धर्म का घोड़ा जो है सिर्फ 1 पैर के ऊपर खड़ा है। तो ये एक प्रोपोर्शनेट रिदम और कॉन्फ्लिक्ट का भी जो है वो इस युग से भी हम जानते हैं, या इसको हम ट्रूथ या अनट्रूथ कहें, या गुड या इविल भी कहें, कि चारों युग के अंदर गुड और इविल किस तरह था, या रिदम और कॉन्फ्लिक्ट किस तरह था, या ट्रूथ या अनट्रूथ किस तरह था, कोई भी बात हम कह सकते हैं। तो हम अभी ये कह सकते हैं कि भाई कलयुग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है और रिदम बहुत कम बची है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है रिदम को बिठाने के लिए, क्योंकि चारों ओर कॉन्फ्लिक्ट का ही माहौल है। उसके अंदर फिर रिदम को ज़रा उसकी प्रैक्टिस करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। चारों ओर जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एक घर्षण का, संघर्ष का, उसके अंदर हमें रिदम को पाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। द ग्रेट सोल्स ऑफ इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स स्टडीड दिस रिदम ऑफ द प्लैनेट्स, अर्थ, सन, स्टार्स, मून एंड द ह्यूमन बॉडी।
Science is doing a great work too and is now coming up with biorhythms, biofeedback etc. तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो उच्च आत्मा थे, उन लोगों ने हजारों साल तक ये स्टडी किया था कि भाई पृथ्वी की रिदम क्या है, अलग अलग प्लेनेट्स, अलग अलग ग्रह जो है उनकी रिदम क्या है, सूर्य की रिदम क्या है, तार की या चंद्र की रिदम क्या है, और इंसान के अंदर किस प्रकार की रिदम है। तो ये हजारों साल तक हमारे यहाँ ये स्टडी होता आया है और आजकल साइंस भी उसी मार्ग के ऊपर जा रहा है और उसने भी कुछ बायो रिदम, बायो फीडबैक वगैरह कुछ धुन निकाला है। तो वो उसके संदर्भ में साइंस भी काम कर रहा है। द स्टडी by great minds in India that measures accurately the distance of sun from earth without any known modern instrument, and they measured accurately the various rhythms of the human body. अब हमारे शास्त्रों के अंदर तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि भाई हाँ, उसकी भाषा अलग होगी कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना अंतर है, पृथ्वी और चंद्र के बीच में कितना अंतर है, पृथ्वी किस तरह की है, गोल है वगैरह है। जबकि वेस्टर्न जो पूरा वर्ल्ड है वो पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक वो लोग जानते थे कि पृथ्वी एक फ्लैट है, सपाट भूमि है। तो इस तरह की जो मान्यता थी तब भी हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पृथ्वी गोल है और किस तरह घूम रही है, उसके सूर्य के आजू बाजू सब कुछ हमारे ऋषि मुनि जानते थे। और मज़े की बात यह है कि उस समय ऐसे कोई आज साइंस के पास जैसे इंस्ट्रूमेंट है, वो उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। फिर भी वो कुछ अपना जो माइंड है इसके हिसाब से माइंड का उपयोग करके, सूक्ष्म माइंड का उपयोग करके ये सारी चीज़ों का पता लगाते थे। क्योंकि एक चीज़ तो हम जान चुके हैं कि भाई जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है वही हमारे अंदर है और ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड पूरी जगत में फैली हुई है। तो अगर हम मन और यूनिवर्सल, हमारा इंडिविजुअल माइंड और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड दोनों को इकट्ठा कर दे, कम्युनिकेशन कर सके, तो कौन सी चीज़ क्या है, कितना डिस्टेंस है, वो कुछ सब कुछ हम जान सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये यूडीएम का सहारा लेके इस तरह का जो गहरा ज्ञान था वो प्राप्त किया था। और ये तो यहाँ तो बात सिर्फ भूलोक की होती है और ये सब स्टार्स के बीच में कि प्लैनेट्स की डिस्टेंस वगैरह, पर ऋषि मुनि तो दूसरे कौन से सूक्ष्म लोग हैं, कहाँ है, कैसे है, वो सब भी जानते थे और वो सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों के अंदर लिख दिया है। तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, फिर भी वो लोग सब कुछ एक्यूरेटली जानते थे। They also realized what would happen if this rhythm failed in human body system. When rhythm fails, conflict enters. The failure of rhythm at various places or areas in the human body system creates areas of conflict. In human body language, we call such areas of pain or disease. तो ये जो हमारे अंदर भी जैसे ब्रह्मांड के अंदर रिदम है, इस तरह हमारे बॉडी के अंदर भी रिदम है। और हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि जब ये रिदम फेल हो जाती है हमारे सिस्टम के अंदर तो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, संघर्ष जो है हमारे अंदर घुस जाता है। क्योंकि ब्रेन जो जिस तरह हमारा काम करता है तो वो अगर शांत होगा, वो रिदम में होगा, तो वो एक अलग रूप से काम करेगा। वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वहाँ कोई अशांति नहीं होगी, वहाँ कोई दूसरी स्थिति नहीं होगी। पर क्योंकि रिदम ही चली गई है तो फिर जो चीज़ रहेगी वो फिर कॉन्फ्लिक्ट रह जाएगा। और हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जो हिस्से हैं वो अलग अलग हिस्सों के अंदर कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट घुस गई है वो भी हमारे ऋषि मुनि और वो जो योगी महात्मा थे वो सब जानते थे। और उसको ही हम
ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज के अंदर, मतलब कि शरीर की भाषा के अंदर उसको हम दर्द या रोग के नाम से जानते हैं। तो शरीर का अपनी एक इंटेलिजेंस है, और जब शरीर में कुछ गड़बड़ होती है तो उस शरीर की एक ही भाषा है, वो पेन है। वो दर्द करेगा और बताएगा कि इस एरिया के अंदर कुछ गड़बड़ी है। जैसे कि कान के अंदर कुछ गड़बड़ी है तो कान के अंदर पेन आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यार ये एरिया में खराबी है। अब हम क्या करते हैं कि जब पता चलता है कि इस एरिया में खराबी है तो खराबी को दूर करने के बदले पेन को ही सप्रेस कर देते हैं। तो दवा खाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि पेन खत्म हो जाए। पेन तो एक भाषा है, उसको नहीं खत्म करना है। जो पेन जो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, उसको खत्म करना है। पर आजकल जो हमारे आज जो एक पद्धति है, वो पद्धति में ऐसा है कि भाई दर्द है तो उसको मिटाओ, चाहे वो दर्द का कारण कोई भी हो, वो रहे ना रहे, पर दर्द को तो कम से कम मिटा दो। तो ये एक गलत पद्धति हमारे यहाँ बैठ गई है। द थ्री मोस्ट सीरियस एरिया आर इंटेलेक्चुअल और ईगो कॉन्फ्लिक्ट एरिया, तालुका और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। सेकंड, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एरिया द हार्ट, एंड थर्ड सेक्स कॉन्फ्लिक्ट एरिया बेस्ड ऑन स्पाइन। तो 3 एरिया जो है उसके वो बताए गए हैं कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, जहाँ रिदम नहीं है, ऐसे कौन से 3 एरिया है। तो पहला एरिया जो है वो इंटेलेक्चुअल या ईगो कॉन्फ्लिक्ट एरिया जिसको कहते हैं, और वो हमारा ब्रेन का पीछे का हिस्सा जिसको हम तालुका भी कहते हैं, जहाँ हमारे मेमोरी पुल पड़े हुए हैं, या उसको साइंस में मेड्यूला ऑब्लिंगेटा कहते हैं। तो पहला एरिया हो गया ब्रेन का पीछे का हिस्सा, जहाँ इंटेलेक्चुअल और ईगो कॉन्फ्लिक्ट एरिया आया हुआ है। दूसरा जो है हमारा हार्ट का हिस्सा, या जिसको अनाहत कहे वो हिस्सा, इसमें हमारा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और तीसरा जो है वो सेक्स कॉन्फ्लिक्ट एरिया, जो हमारा बेस ऑफ द स्पाइन, मतलब जो मूलाधार का जो एरिया है, वो मूलाधार का एरिया ये सेक्स कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। तो ये 3 एरिया है, और 3 एरिया से रिलेटेड हमारे रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर 3 प्रकार के सेंटर से, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सेक्स। तो उसकी बात भी ये आगे करेंगे। द शास्त्रास कॉल दिस 3 मेजर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज ग्रंथीज और नोट्स, एंड दे हैव नेम्ड द एरिया एट द बेस ऑफ स्पाइन, one ब्रह्म ग्रंथि, at the heart as विष्णु ग्रंथि, and at तालुका और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा as रुद्र ग्रंथि। तो शास्त्रों के अंदर ये 3 एरिया का नाम इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के नाम से बताया गया है। और जो कि एरिया तो यही है कि जिसको हम तालुका कहते हैं, जिसको हार्ट कहते हैं, या जिसको हम स्पाइन का बेस कहते हैं, मतलब मूलाधार का एरिया कहते हैं। ये तीनों एरिया ये 3 ग्रंथियों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये याद रखना चाहिए, तीनों का नाम और एरिया, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। हम जिसको शैतान कहते हैं और कुछ नहीं है, पर अगर पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, ये सबको इकट्ठा कर लो तो एक जो चीज़ बनेगी, वो चाहे वो इमेजिनरी चीज़ है, फिर भी वो एक शैतान इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी उपमा यहाँ बताई है। द टोटल क्रिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द ह्यूमन बॉडी सिस्टम बिसाइड डिसीज इज स्ट्रेस, स्ट्रेन, वरीज, मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा बॉडी के अंदर, तो 3 एरिया तो हमने देखा कि जहाँ ये है। उसके अलावा जिस तरह हमें जो ये अनुभव होता है, तो वो एक स्ट्रेस का अनुभव होता है, वो भी एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ही है। एक जो स्ट्रेन पड़ता है, एक तकलीफ पड़ती है, या कुछ बॉडी के अंदर जो एक होता है, तो वो एक स्ट्रेन की फीलिंग होती है, या फिर वरीज या चिंता की एक अंदर एक फीलिंग आती है, या मेंटल फिजिकल एग्जॉस्शन, एक शारीरिक मानसिक थकान का एक अनुभव होता है। ये सारी चीज़ें जो है डिसीज के अलावा ये चीज़ भी कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हमारे अंदर होती रहती है।
मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट सब चीज़ों का एक बेस है, या जहाँ से सारी चीज़ें उत्पन्न होती है वो कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो डिसीज़ है या फिर टेंशन है, स्ट्रेस है, चिंता है, दर्द है, कुछ भी है, वो सब कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही क्रिएट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर ना हो और इसके बदले में रिदम आ जाए तो वो बहुत सबसे अच्छी सराहनीय बात होगी। The world over therefore is the search for relaxation, and so much advertised yoga practices and sell of transcendental meditation as cheaply as Coca-Cola, and so also the vast use of drugs and sleeping pills, but these are no solutions. तो इसके कारण क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है, आज जो स्ट्रेस, वरीज, टेंशन और दूसरे जो प्रॉब्लम्स है कॉन्फ्लिक्ट के, वो इसको निकालने के लिए हमारे यहाँ अलग अलग पद्धतियाँ या रिलैक्सेशन की टेक्निक डेवलप हुई है। कई लोगों ने तो एक टेम्पररी बेस के ऊपर कुछ छोटा मोटा प्रयोग करके कुछ पद्धतियाँ विकसित की है, या ध्यान की छोटी मोटी पद्धति। तो एक ज़माने में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आज से 50 साल पहले बहुत चलता था, जो महर्षि महेश योगी ने बताया था, और फॉरेन में ज़्यादा चलता था। तो ये सब एक टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें चलती है, और इस तरह उसकी एडवर्टाइज, जैसे कोका कोला की एडवर्टाइज होती है इस तरह। और आज भी देखें तो हम ऐसा ही है कि आज जो योगा की प्रैक्टिसेस है, और जैसे यूट्यूब वगैरह पर हम देखते हैं, तो जैसे कोका कोला की एडवर्टाइज होती है, इस तरह योगा की, योग के स्कूल्स की, उसकी प्रैक्टिसेस की एडवर्टाइज होती रहती है, और बहुत भारी प्रकार के इसकी फीस ली जाती है इस चीज़ों को सिखाने के लिए। तो ये जो चीज़ है वो एक गलत चीज़ हमारे यहाँ, हकीकत में तो हमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको निकालना चाहिए, उसके ऊपर सीधा काम करना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट निकल जाता है तो फिर और कोई चीज़ों की खास ज़रूरत है नहीं। पर हम उल्टा कान पकड़ते रहते हैं, कभी ये करते हैं वो करते हैं, और जो ओरिजिनल जो ये है प्रॉब्लम का कारण वो वहीं रहता है। और इसके अलावा ड्रग्स का भी उपयोग, स्लीपिंग पिल्स का भी उपयोग, ये सारी चीज़ें बढ़ती ही जाती है। ड्रग्स का उपयोग खास करके युवाओं के अंदर ड्रग्स का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है। वो सब उसका कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, नुकसान ही है, पर कोई वो सॉल्यूशन भी नहीं चीज़ लाता। उससे कोई ऐसा नहीं है कि टेंशन निकल जाता है, कि कॉन्फ्लिक्ट निकल जाता है। दिस इज एन इल नॉट ऑफ आवर प्रेजेंट एज और मॉडर्न टाइम्स, इट वॉज देयर ऑलवेज। तो ये एक अनिष्ट है, जो एक खराब चीज़ घुसी हुई है, वो पहले से ही है, आज की नहीं है, और कई समय के अंदर वो चीज़ बढ़ जाती है समय के मुताबिक। जैसे कि यहाँ आगे कहेंगे, द पेंडुलम ऑफ टाइम वुड मेक इट मोर ऑब्वियस समटाइम एंड लेस ऑब्वियस एट अदर टाइम्स, कोज each time different, the ancient rishis finally found the remedy. अब ये जो अनिष्ट है, इल है, वो कई बार एकदम स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, कई बार वो इतना क्लियर नहीं दिखाई देता है, कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, और उसका हर समय कारण भी अलग अलग होता है, पर हमारे ऋषि मुनियों ने उसका उपाय ढूंढ लिया है। अब जैसे कि कोरोना का टाइम आया था, तो ये चीज़ एकदम ऑब्वियस हो गई थी कि एक अनिष्ट हर प्रकार से एकदम बढ़ गया था, और एकदम ऑब्वियस था। फिर धीरे धीरे करके फिर से वो थोड़ा शांत हो गया। तो हर समय अलग अलग समय में अलग अलग कारण होता है। तो इस तरह कई बार महामारी आते हैं, तो उसके कारण भी इस तरह की इल इफेक्ट एकदम बढ़ जाती है। They place their fingers on a particular rhythm common in the earth, the ocean and the human body system.
If the human body could maintain this rhythm all 24 hours, even in our present age of conflict, the three granthis of sex, emotions and ego could be dissolved and peace can ring within the human body system under all circumstances. तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया कि भाई ये जो रिदम है उसको धुन निकाला, अपनी फिंगर वहाँ रखी, मतलब कि उन्होंने जो ओशन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो ओशन है, समंदर है, उसके अंदर किस तरह की रिदम है और ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह की रिदम है, ये उन्होंने जान लिया। और फिर ये बताया गया कि अगर इस प्रकार की रिदम 24 घंटों बिताया जाए तो जो हमारे अंदर आज जो कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो 3 ग्रंथियां निर्माण हुई है तीनों हिस्सों, तीनों एरिया के अंदर, जैसे कि सेक्स का एरिया, इमोशंस का एरिया और ईगो का एरिया, इन तीनों ग्रंथियों को हम डिसॉल्व भी कर सकते हैं, उसको पिघला सकते हैं, मतलब इससे हम मुक्त हो सकते हैं। और पीस जो है, शांति जो है, वो हमारे सिस्टम के अंदर हमेशा बनी रहेगी, चाहे सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो। तो इस प्रकार एक रिदम ऋषि मुनियों ने ढूंढी और इसका अभ्यास ये भी देखा कि ये रिदम का अभ्यास हम 24 घंटों भी कर सकते हैं। और अगर 24 घंटों ये अभ्यास होता है तो कोई भी प्रकार की अंदर इल इफेक्ट नहीं रहेगी, कोई भी प्रकार की ग्रंथि अंदर नहीं रहेगी और हमारे अंदर एक अच्छी शांति और एक हार्मनी, बैलेंस वगैरह जो भी जरूरी है वो चीज़ें हमारे अंदर आ जाएगी। एंड डियर फ्रेंड्स, हाउ डू यू मेंटेन दिस रिदम फॉर 24 आवर्स? नॉट बाय एक्सरसाइज, नॉट बाय यूज ऑफ एनी विल, नॉट बाय learning and reading, but by replacing a pronounced wrong habit by a clear developed right habit. For a short period it becomes a sort of exercise and learning, but in due time it becomes habit, because this correct habit becomes a memory pattern, the data sequence fed into the computer. अब सवाल ये है कि चलो मान लिया कि कोई ऐसी रिदम है, समंदर की रिदम है, पृथ्वी की रिदम है, जो भी है, उसको हमारे अंदर हमें लाना है और 24 घंटों हमें उसे चलाना है। तो किस तरह हम चलाएंगे उसको? तो क्या करेंगे? कोई एक्सरसाइज करेंगे कि जिससे कि हमारे अंदर ये रिदम बैठ जाए, या कोई हमारे विल का उपयोग करे, हमारे संकल्प शक्ति का उपयोग करे, या कुछ पढ़े लिखे, क्या करें? तो कहे कि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो गलत रिदम एक बार जो बैठ गई है अंदर, इसको रिप्लेस करने की है और राइट हैबिट को फॉर्म करने की है। तो जैसे कि श्वास के अंदर, अभी हमारा श्वास के अंदर गलत ढंग से श्वास चल रहा है, तो एक गलत हैबिट हो गई है। अगर हम इस हैबिट को सुधारें और रिदम वाली रिदमिक हमारा ब्रीदिंग हो जाए, इस तरह की नई हैबिट हम फॉर्म कर दे, तो फिर जो है ये पुरानी रिदम रिप्लेस हो जाएगी। और हो सकता है कि शुरुआत के समय के अंदर ये एक्सरसाइज जैसा लगे, क्योंकि 3 स्टेप शुरुआत में लोग करते हैं, सीखते हैं, तो जैसे एक्सरसाइज करते हैं इस तरह श्वास जरा जोर जोर से लेते हैं, छोड़ते हैं, तो शुरुआत के दिनों में ऐसा एक्सरसाइज जैसा भी वो लगता है, पर धीरे धीरे करके वो हैबिट बन जाता है और फिर जैसा हमारे अंदर नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, इसी तरह फिर रिदमिक ब्रीदिंग भी नॉर्मल रूप में काम करता रहता है। इसकी इस प्रकार की एक हैबिट बन जाती है। और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि अब धीरे धीरे करके इसकी मेमोरी पैटर्न बन गई। तो कोई भी चीज़ है, हैबिट का मतलब ही है कि उसका मेमोरी पैटर्न होना जरूरी है। चाहे दुनिया भर की कोई भी हैबिट है, वो फिर झूठ बोलने की हैबिट है, चोरी करने की हैबिट है, कुछ अच्छा करने की हैबिट है, एक बार जिसकी मेमोरी पैटर्न बन गई वो चीज़ हैबिट बन जाती है। तो अभी हमारा जो श्वास गलत चल रहा है, उसकी भी एक गलत मेमोरी पैटर्न है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और सही मेमोरी पैटर्न बनाते हैं। तो समझो कि एक प्रकार का हमारा ये जो ह्यूमन कंप्यूटर है,
उसके अंदर हमने डेटा चेंज कर दिया। जो पहले डेटा था वो डेटा को निकाल दिया और नया डेटा डाल दिया, ये नई रिदम का डेटा डाल दिया, तो फिर इस तरह काम करेगा। तो मेमोरी पैटर्न बदलना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक भी बताई कि भाई रात को सोते समय आप ये रिदमिक ब्रीदिंग करो, क्योंकि मेमोरी पैटर्न को बदलने का सही समय जो है वो रात का है, न कि ब्रीदिंग की मेमोरी पैटर्न पर किसी भी प्रकार की कोई भी गलत आदत अगर हमारे अंदर पड़ी है तो गलत आदत को अगर सुधारना है हमें, तो रात को सोते समय हम अगर उसके ऊपर कुछ काम करते हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस थोड़ा एक्टिव होता है और कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत होता है, ये बीच का टाइम जो है एक ट्रांजिटरी पीरियड, उसके अंदर अगर हम कुछ करते हैं तो फिर वो एक नई हैबिट बन जाती है। तो कोई वीकनेस को दूर करनी है, उसके लिए भी हम यहाँ काम कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर हम कुछ और कर सकते हैं तो नई एक हैबिट, नई चीज़ बन जाती है हमारे अंदर। एंड व्हाट कुड सच ए प्रोनाउंस रॉन्ग हैबिट बी? तो ये कथित गलत आदत क्या हो सकती है? इट इज़ नॉट थिंकिंग, because wrong or right thinking is only the result of this wrong or correct habit. It is your present wrong habit of breathing. Replace it by correct 3-step rhythmic breathing for all 24 hours and you have achieved. Of course, you will be able over a period. तो ये जो है हमें रॉन्ग हैबिट को किस तरह हमें ये करना है, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थिंकिंग तो सही या गलत दोनों प्रकार का हो सकता है। पर जो गलत जो हैबिट है, और वो गलत हैबिट है हमारी ब्रीदिंग की, तो अगर हम प्रेजेंट हमारा जो गलत है ब्रीदिंग चल रहा है उसको हम रिदमिक बना देते हैं, वो सही नई रिदम हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो फिर 24 घंटों के लिए ये रिदम चलने लगेगी और एक हमारा एक अचीवमेंट आ जाएगा, एक प्रकार की अंदर एक अचीवमेंट के रूप में कॉन्फ्लिक्ट निकल जाएगी, शांति आ जाएगी। पर इसको करने के लिए थोड़ा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारा हो सकेगा। तो धीरे धीरे करके हम इसकी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं और एक पॉइंट के ऊपर 24 घंटे तक उसको हम ले जा सकते हैं। In the forebrain area where actually thought pictures are developed to form our thinking resulting in speech or writing, there are 3 centers which are in direct communication with the 3 conflict areas, that is ego, emotion and sex, with a 4th that is movement center, and the work of this center is to bring about or order that sort of movement on the part of the body that is essential as per the final thought formation. अब यहाँ हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन एरिया भी कहते हैं, वहाँ थॉट पिक्चर हमारे अंदर बनते रहते हैं और थॉट पिक्चर की जो फाइनल प्रोसेस जो है वहाँ होती है, और उसके कारण हमारे हम जो कुछ बोलते हैं लिखते हैं वो थिंकिंग की पूरी प्रोसेस के कारण है। तो ये प्रक्रिया भी हम जानते हैं, जैसे कि भाई थॉट पिक्चर किस तरह बनता है, तो इनकमिंग इम्पल्स आता है, मेमोरी पैटर्न को मिलता है, फिर दोनों रजिस्ट्रेशन एरिया के ऊपर जाते हैं और वहाँ ये थॉट पिक्चर डेवलप होता है। और जिस तरह का थॉट पिक्चर डेवलप होता है उस तरह की बात हम करते हैं, या अगर वो उसको राइटिंग में देना है तो वो राइटिंग में हम दे सकते हैं। तो इस तरह हम कम्युनिकेशन ये कर सकते हैं। और ये तीनों जो एरिया है जो जिसको ईगो, इमोशन और सेक्स जो कहते हैं, और चौथा जो है वो मूवमेंट, मतलब यहाँ इन्होंने पहले ईगो शब्द वापरा था, फिर हम इसको इंटेलेक्चुअल सेंटर के रूप में जानते हैं। इंटेलेक्चुअल सेंटर, इमोशनल सेंटर, सेक्स सेंटर और मूविंग सेंटर या मूवमेंट का सेंटर। और मूवमेंट का सेंटर जो है
वो मूवमेंट जो बॉडी के पार्ट में होती है उसके मुताबिक वो थॉट फॉर्मेशन के अंदर वो काम करता है। तो थॉट फॉर्मेशन इन शॉर्ट इस तरह बनता है, जैसे हम जानते हैं तो इनकमिंग इम्पल्स, मेमोरी पैटर्न, रजिस्ट्रेशन एरिया में जाना उसका, और वो डिकोड होना, और फिर एक पिक्चर बन जाना, और वहाँ एक जिस तरह पिक्चर बना, डेवलप हुआ, इस प्रकार का थॉट फॉर्मेशन हो गया। तो उसके अंदर ये चारों सेंटरों का कुछ न कुछ रोल होता है। If the three conflict areas are at peace due to maintenance of rhythm all 24 hours, these three centers in the forebrain are also at peace, and final thought formation is that much more refined. अब ये ज़रूरी ये है कि भाई ये जो हमारा तीन ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, और ब्रेन के अंदर भी हमारा जो ये ISM केंद्र जो है उसके अंदर जो ये है सेंटर, तो वहाँ अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और पीस अगर मेंटेन होती है तो 24 घंटों के लिए, तो ये एक जो है वो थॉट फॉर्मेशन जो है वो पूरी प्रक्रिया एक रिफाइंड फॉर्म में हो जाएगी, एक शुद्धि की प्रक्रिया के रूप में बन जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि हमारा रिदम जो है वो जब हमारे अंदर बैठती है तो इसकी असर ये तीनों एरिया के ऊपर भी आनी चाहिए, जो ईगो का एरिया है या इमोशन का एरिया है या सेक्स का एरिया है। ये तीनों को अगर ये रिदम कवर कर लेती हैं तो फिर हर जगह पर पीस रहेगी, और हमारी थॉट के जो थॉट फॉर्मेशन है वो भी एक रिफाइंड फॉर्म में हो जाएगा। इफ ऑल द 24 hours one's thought formation are refined and peaceful, what more do we need or want? अगर एक बार 24 घंटा ये रिदमिक ब्रीदिंग हमारा श्वास के अंदर भी आ जाए और थॉट फॉर्मेशन के अंदर भी ये चीज़ रिदम बन जाए, और फिर थॉट फॉर्मेशन रिफाइंड हो जाए और अंदर पीस एक शांति बनी रहे, तो उससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। आफ्टर ऑल तो आदमी जो कुछ करता है, इवन पैसा भी कमाता है तो शांति के लिए, हालांकि पैसा कमाने के बाद शांति तो मिलती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, पर हर कुछ है वो पीस के लिए है। और पीस अगर हम ये 24 घंटा रिदम बिठा कर ला सकते हैं तो और क्या हमें चाहिए। सपोजिंग दिस रिदम इज नॉट मेंटेन्ड इन द बॉडी सिस्टम, व्हाट वुड हैपन? दैट इज टोटल एब्सेंस ऑफ रिदम। अभी अगर हमारे अंदर ये रिदम नहीं है, एब्सेंस है रिदम की, रिदम अंदर बैठी ही नहीं है, तो हमारे अंदर क्या होगा, क्या हो सकता है। तो एक तो अभी हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। पहली बात तो हमें यही पता चलता है कि आज की डेट में हम जिस तरह जी रहे हैं, अगर हमारी रिदम नहीं है और हम जी रहे हैं, तो ये हमारा अनुभव है कि हम कितना स्ट्रेस से जीते हैं, कितना कॉन्फ्लिक्ट से जीते हैं, कितनी तकलीफ़ों और मुश्किलों से जीते हैं। तो एक तो हमें अनुभव से भी पता चलता है कि भाई अगर ये नहीं होता है तो कितना मुश्किल है। अब यहाँ ये बताते हैं, द थिंकिंग विल बी द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड। अगर रिदम नहीं होता है तो पहले क्या होता है, थिंकिंग का जो है वो इसके ऊपर इसकी असर पड़ती है। नाउ द ईगो कॉन्फ्लिक्ट एरिया विल डिस्टर्ब द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ थॉट फॉर्मेशन। अब जो थॉट फॉर्मेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे हमने देखा इनकमिंग इम्पल्स वगैरह वगैरह, तो ये जो पूरी प्रक्रिया जो है उसके अंदर थिंकिंग अगर डिस्टर्ब है तो असरकारक है, तो उसका प्रभाव जो है वो ये एरिया जो है ईगो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वो इसके ऊपर असर पड़ेगा और वो डिस्टर्ब एरिया हो जाएगा थॉट फॉर्मेशन के अंदर। दिस विल बी फर्दर डिस्टर्ब and interrupted by thought formation created due to the interference from emotional conflict area and sex conflict area। अब एक बार थिंकिंग का जो ये थिंकिंग के अंदर जो ये ईगो कॉन्फ्लिक्ट एरिया इसके अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, थिंकिंग के ऊपर वो असर डालता है, तो उसके बाद में दूसरा जो एक नेगेटिव असर आएगी वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एरिया से आएगी और
साथ में सेक्स कॉन्फ्लिक्ट एरिया से आएगी। तो ये तीनों से जो असर आती है तो पूरा जो थॉट फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वही एकदम बिगड़ जाती है, या यूँ कहें कि नेगेटिव हो जाती है। मतलब कि IESM केंद्र के अंदर जो विचार बनते हैं तो हमने देखा कि इंटेंसिटी जो प्लस माइनस होती है, तो अगर इस तरह का होगा तो सब माइनस इंटेंसिटी ये सब चीज जनरेट करेगी। द प्रीपोंडरेंस of emotional and sex conflict area thought formation would immensely disturb the already disturbed ego conflict area। तो ये जो इमोशनल और सेक्स एरिया के कारण ये जो गहराई से इमोशनल और सेक्स कॉन्फ्लिक्ट एरिया जब डिस्टर्ब होते हैं तो पूरी प्रक्रिया जो है थॉट फॉर्मेशन की वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, और ईगो कॉन्फ्लिक्ट एरिया जो है वो भी ऑलरेडी डिस्टर्ब है। मतलब कि तीनों जो एरिया है, या ऐसा कहे कि तीनों सेंटर है, इंटेलेक्चुअल सेंटर, इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर, तीनों जो है वो अब डिस्टर्ब की स्थिति के अंदर है, और वो फिर जो है वो हमारे अंदर नेगेटिव मास लेवल के ऊपर नेगेटिव इंटेंसिटी वो जनरेट करेगी। तो एकदम बड़ा लॉस हमारे लिए हो जाएगा। इट मैटर्स नॉट इफ वन बी हाईली एजुकेटेड एंड हैव नो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फॉर रिमेंबर दैट academically qualified person resemble a computer supplied with a certain set of data sequence only. The memory pattern pool of each individual is the data sequence supply of a computer। तो ये जो प्रक्रिया है थिंकिंग की प्रक्रिया, और ये IESM केंद्रों की जो प्रक्रिया है वो उसके अंदर जो है वो चाहे व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा है या कोई गंवार है, अनपढ़ व्यक्ति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ये इसी तरह का जो थॉट फॉर्मेशन है उसके अंदर ये गड़बड़ी है। चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उससे ये कोई IESM केंद्र ठीक तरह काम करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोई गंवार अनपढ़ है तो उसके अंदर ये एकदम काम करने लगेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये एक दूसरी चीज़ है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर जो है पीछा का मेमोरी पैटर्न का जो हिस्सा है और उसके अंदर डेटा किस तरह का पड़ा है, इसी तरह ये हमारे IESM केंद्र जो है वो काम करने लगते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हमें समझनी ये कि भाई हमारा अंदर का, जिसको तावरियाजी स्ट्रक्चर भी कहते थे, कि स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसी तरह का हमारा सब व्यवहार, विचार वगैरह सब कुछ होगा। What happens when rhythm is maintained in the body system? तो अगर रिदम को मेंटेन करते हैं बॉडी सिस्टम के अंदर तो क्या होगा? थिंकिंग विल बी द फर्स्ट टू बी बेनिफिटेड। तो उसका रिदम अगर आ जाती है तो क्या होगा? पहले उसकी शुभ प्रभाव हमारे थिंकिंग के ऊपर ही पड़ेगा। हाउ? द ईगो कॉन्फ्लिक्ट एरिया इज एट पीस। तो वो रिदम के कारण ईगो सेंटर जो है वो एरिया जो है वो शांत बन जाएगा। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ थॉट फॉर्मेशन इज नॉट डिस्टर्ब, और इसके कारण जो थॉट फॉर्मेशन जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। थॉट फॉर्मेशन की प्रक्रिया सही ढंग से चलती रहेगी। फर्दर द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एरिया एंड सेक्स कॉन्फ्लिक्ट एरिया आर बोथ एट पीस ऑल्सो, and so they do not interfere and disturb the peaceful ego conflict center, with the result that the sequence of thought formation will not be disturbed. Thinking becomes more concentrated. I am not stating logical, for logical thinking can be done by criminals also. तो ये जो प्रक्रिया है ये ऐसा है कि भाई एक चीज़ सुधरती है तो सब कुछ सुधरेगा, और एक चीज़ बिगड़ती है तो सब कुछ बिगड़ेगा। तो हमारे अंदर रिदम आ गई, रिदम से थिंकिंग ठीक होने लगा, तो अब ईगो कॉन्फ्लिक्ट एरिया जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। वो डिस्टर्ब नहीं होता है तो दूसरे जो दो एरिया है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एरिया और सेक्स कॉन्फ्लिक्ट एरिया, वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो वहाँ भी शांति बनेगी रहेगी। और इस तरह पूरी जो सिस्टम है उसके अंदर शांति बनी रहेगी, और थॉट फॉर्मेशन जो है वो कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और इसका आगे जाके ये फायदा होगा
कि थिंकिंग बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। फिर हमारा जो थिंकिंग है वो एक एकाग्र रूप में, मतलब जो ड्रिफ्ट है, फिर हमारी ड्रिफ्ट एकदम कम हो जाएगी और एकाग्र रूप में हम थिंकिंग कर पाएंगे। पर यहाँ थिंकिंग का मतलब कोई लॉजिकल थिंकिंग की बात नहीं है, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग तो कई बार एक सामान्य आदमी से ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग तो क्रिमिनल्स अच्छा कर लेते हैं। या हम देखते हैं कि जो लॉयर्स होते हैं वो बहुत अच्छा लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, पर इससे कोई इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अंदर की एक अलग चीज़ है, एक शांति का अलग एरिया बन गया है और उससे कुछ नई चीज़ अंदर से बाहर आती है। वी हैव नोटेड द ग्रंथीज at the important areas, that is at the base of the spine and at taluka medulla oblongata. We have also noted that due to no possibility of control, these two granthis keep the entrance door or wall either closed or open permanently. That is, the door or wall at the base of the spine is in closed position and the door of the wall at taluka is open position. This fixed position of these two walls give us a person as described in diagram 1. तो ये भी हम पहले देख चुके हैं। देखो ये नोट के अंदर ज़्यादातर था और ये कुछ नया नहीं दिया है, सब जो हम जानते हैं उसको ही एक किसी न किसी तरह उन्होंने नए नए रूप में बताते रहते हैं। ये इनकी एक टीचिंग की एक विशिष्टता थी कि एक ही चीज़ को बार बार वो अलग रूप से बताते रहते थे, क्योंकि एक बार ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए। आगे आगे वो ज़्यादा बताते जाएंगे और पीछे का हम कुछ याद नहीं रखेंगे, हमारे अंदर पीछे की बात बैठेगी नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए उनके पेपर्स के अंदर वो हर पेपर के अंदर बहुत कम नया देते हैं, ज़्यादातर तो वो एक रिपीट करते रहते हैं। हाँ, रिपीटेशन वो ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो अलग अलग लैंग्वेज से अलग अलग ढंग से उसको वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। पर ये जो है वो चीज़ ऐसी है कि ये हमें बहुत ध्यान से जानना समझना है और इसीलिए ये एक ही चीज़ को बार बार घुमा घुमा के हमारे सामने ले आते हैं। तो ये चीज़ भी हम आगे देख चुके हैं कि हमारे अंदर जो सुषुम्ना नादी के ऊपर और नीचे के दो जो वाल है वो 2 वे स्विच के रूप में काम करते हैं। एक बंद होता है तो दूसरा चालू होता है। तो खास करके हमारा नीचे का वाल जो है, जिसको अभी हमने देखा ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, वो हमेशा बंद रहता है और ऊपर का वाल ही खुला रहता है, ताकि जो इम्पल्स आता है वो मेमोरी के अंदर चला जाता है और मेमोरी के साथ में इम्पल्स मिलके फिर विचार बना पाता है। तो एक ये पोजीशन जो है वो एक डायग्राम 1 के अंदर बताते हैं, मतलब सामान्य आदमी एक लेमैन के अंदर किस तरह की अंदर स्थिति होती है, ये यहाँ उन्होंने बताया है कि भाई अंदर ये वाल इस तरह काम करते हैं। फिर डायग्राम 2 की स्थिति में क्या होगा, द थर्ड ग्रंथि दैट इज वन एट द रीजन ऑफ हार्ट और अनहार्ट व्हेन नॉट कंट्रोल्ड इज ओनली but when controlled can entertain refined emotions। और जब वो शुद्ध हो जाता है तब या कंट्रोल हो जाता है तब रिफाइंड इमोशंस हमारे अंदर से बाहर आते हैं। when progress is made or control is obtained over the granthi which is easier than having control over the other two granthis, we get a person as described in diagram 2 and we see clearly the influence of the control over the emotional center in the registration area is shown in diagram 2। तो अब जब डायग्राम 2 के अंदर देखते हैं कि भाई उन्होंने अनाथ से डॉट 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 करके एक इन्फ्लुएंस जो है वो रजिस्ट्रेशन एरिया के ऊपर किस तरह जाती है वो डायग्राम 2 के अंदर बताया है। मतलब कि डायग्राम 2 वाली व्यक्ति जो 5221 वाली है उसके अंदर अभी ये अनाथ के जो है वो कंट्रोल में भी आ गया है और वहाँ इमोशंस की शुद्धि भी हो गई है। और इसका शुभ प्रभाव क्या होता है कि इमोशनल सेंटर जो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर है उसके ऊपर इसका शुद्ध प्रभाव पड़ता है। और जो है रजिस्ट्रेशन एरिया जो
पहले ज़्यादा ये माइनस इंटेंसिटी बनाता था, उसकी -4000 तक इसकी इंटेंसिटी बनती थी, वो अभी प्लस के अंदर वो इंटेंसिटी बनाना चालू कर देगा। तो वो एक अलग बेनिफिट होता है। पर ये इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये तीसरी ग्रंथि जो है उसका शुद्ध होना ज़रूरी है, और वो पहले 2 ग्रंथि से ज़्यादा थोड़ा ये आसान है उसके ऊपर काम करना या उसको शुद्ध करना। but it is only when we have control over the wall or door or granthi of either taluka or base of spine that we have a person as described in 3a। अब वो जो वाल है, अगर आप इसको बंद चालू अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो आप 3a के डायग्राम के अंदर या 3a की स्थिति के अंदर आ गए, क्योंकि 1 नंबर के अंदर जो है वो अपने आप में चलते रहते हैं। अब यहाँ 3a वाला जो है वो चाहता है कि भाई मुझे ऊपर का वाल बंद कर देना है और मेमोरी और इनकमिंग इम्पल्स को मिलने नहीं देना है, तो वो अपने उसके हाथ में है। तो ऐसी व्यक्ति 3a की है। वी हैव नोटेड दैट द वाल्स और डोर एट तालुका एंड एट बेस ऑफ स्पाइन एक्ट एज 2-way switch, that is, if one is in open position the other is in closed position and vice versa. So control over one of them gives us control over both of them. तो ये 3 एक ही स्थिति के अंदर उसके अंदर ये एक कंट्रोल आ जाता है कि अभी वो कौन सा वाल को ओपन करना है और कौन सा वाल को बंद करना है, और अकॉर्डिंगली विचार को बनाना है या विचार अभी नहीं बनाना है, विचार विहीन स्थिति को निर्माण करना है, वो सब वो व्यक्ति के हाथ में फिर निर्भर करता है। टू ऑब्टेन दिस कंट्रोल देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस दैट डिफरेंट स्कूल्स फॉलो। व्हेन कंट्रोल इज thus obtained over the 3 granthis, then only धारणा एंड ध्यान आर पॉसिबल। तो ये जो तीनों ग्रंथि हैं या तीनों एरिया है, इसके ऊपर काबू पाने के लिए तो अलग अलग योग की धारा है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस बताई जाती है। और ये कहते हैं कि जब ये तीनों ग्रंथि के ऊपर मास्टरी आ जाएगी, मतलब एकदम शुद्ध हो जाएगी, और मतलब कि आपका 3a तक का जब काबू आ जाएगा, डायग्राम 3a तक का, तब फिर आप आगे जाके धारणा और ध्यान का अभ्यास करने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो ये धारणा और ध्यान का अभ्यास के लिए कम से कम 3a तक पहुंचना तो जरूरी बनता है। It therefore stands to reason that without control of this nature, dharana and dhyan are not possible. I would say that the earlier to this stage, that is the stage of pratyahari, is even not possible. तो ये कहते हैं कि भाई ये बात भी तर्कसंगत है कि ये इसके ऊपर, ये तीनों के ऊपर कंट्रोल के बगैर धारणा और ध्यान तो पॉसिबल नहीं है, पर उसके पहले का जो स्टेज है जिसको प्रत्याहार कहते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। सो एनीवन हु थिंक्स ही और सी कैन प्रैक्टिस धारणा और ध्यान विदाउट प्रॉपर एंड टोटल कंट्रोल ऑफ दिस 3 ग्रंथीज और बेटर डिस्क्राइब्ड एज कॉन्फ्लिक्ट एरियाज कैन नेवर प्रैक्टिस धारणा एंड ध्यान, एंड इफ he or she insists that it is possible, it is clear he or she is fooling himself or herself. The eyes may be closed, but the mind will wander. तो ये धारणा और ध्यान की आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो पहले ये तीनों ग्रंथि को पूर्ण रूप से आपको साफ करनी पड़ेगी, या जिसको ये 3 कॉन्फ्लिक्ट एरिया कहते हैं उसके ऊपर आपको लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, और फिर आप धारणा और ध्यान के अंदर जा सकते हैं। या फिर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट करे कि नहीं, इसके बगैर भी ये ग्रंथियों के ऊपर काम किए बिना भी धारणा ध्यान हो सकता है, तो व्यक्ति अपने आप को मूर्ख तो बना सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब हम ध्यान करने के लिए आँख बंद करके बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान हो गया।
हम आँख बंद करके तो बैठ गए, पर हमारा जो माइंड है वो तो इधर उधर भागता रहता है, तो न धारणा होती है न ध्यान होता है, कुछ नहीं होता है। वी हैव स्टेटेड विथ mere preliminaries of various practices of a bandha. Once you master these bandhas, you will be able to control these three granthis or conflict areas. Control of these three conflict areas bring about an equal control of the major points in registration area, we denoted by letters IES, that is intellectual, emotional and sex, and thus a total control over proper thought formation. तो ये जो उन्होंने प्रिलिमिनरी जो प्रैक्टिस अभी हमने शुरुआत में ही देखी, इसका जब हम अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे करके फिर आगे जाके हम बंधों का अभ्यास करते हैं और इसके ऊपर मास्टरी आ जाती है, तो ये जो तीनों ग्रंथि का एरिया या कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और ये कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर जो रजिस्ट्रेशन एरिया के जो 3 सेंटर्स है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स, वो भी हमारे कंट्रोल के अंदर आ जाता है। और ये सब होता है तो थॉट फॉर्मेशन रियल फॉर्म में होता है, जो हमारा अभी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के जैसा जो हमारा थॉट फॉर्मेशन है ऐसा नहीं, पर रियल फॉर्म में थॉट फॉर्मेशन होगा। व्हेन देयर इज proper and total control over thought formation is obtained, thinking is refined and ceases to be automatic reflection as it is normally. तो ये सब जब होगा तब ये हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में सो कॉल्ड हम जिसको थिंकिंग कहते हैं वो बंद हो जाएगा और जो रियल थिंकिंग प्रोसेस या जिसको थॉट फॉर्मेशन कहते हैं वो बनना चालू हो जाएगा। As stated earlier, there are various practices not only practiced in India but in other countries as well. Most of these practices are hidden under the practices of secret practices or Gupta Vidya and is not given out openly or explained in writing, and therefore I once again sound a warning not to practice anything by yourself unless properly explained and shown by me. Preliminaries must precede the actual practices. तो ये कहते हैं कि भाई ये जो एक्चुअली ये उन्होंने लिखा है तो ये तो सब पहले के ज़माने में तो गुरु शिष्य को पर्सनली कराते थे, ऐसी चीज़ें लिखा नहीं जाती थी या ओपन नहीं की जाती थी। हालांकि उन्होंने लिखे, उससे पहले भी कुछ लोगों ने इस तरह की बंधों के ऊपर प्रैक्टिसेस बताई थी कि पहले भी, आज से 50-100 साल पहले भी कुछ किताबें ऐसी है कि जिसके अंदर ये बंधों के जिक्र किया गया है। फिर भी ये एक प्रकार की गुप्त विद्या थी और ये खाली किताबों में पढ़कर कभी भी नहीं की जाती है। इसलिए यहाँ ये वार्न करते हैं कि भाई ये जो मैं बता रहा हूँ उतना ही आप करो, और इसलिए यहाँ उन्होंने खाली प्रिलिमिनरी जो मतलब कि आगे का जो किस तरह करना है बंद से पहले की पूर्व अभ्यास वो बताया है, वही करने के लिए यहाँ बोला है, उसे आगे नहीं, क्योंकि ये गुरु के अंदर की ये करने वाली चीज़ें हैं। अगर गलत किया जाता है तो काफ़ी मात्रा में नुकसान हो सकता है और कुछ परमानेंट नुकसान भी हो सकता है। द वन ग्रेट limitation of all these practices is that the control is possible only during the practice, and when practice is ceases, control ceases. So like the advanced Hatha Yoga, we must spend the major part of the day in these practices and be unfit for normal life of a householder. True yogis envisages a combination of both, and so from this point of view alone practices serve a very limited purpose. अब ये बात तो हमेशा तावाजी जी पहले से कहते थे, जब भी वो हमें सिखाते थे 3 स्टेप के बारे में, तब एक बात तो हमेशा कहते थे कि भाई आप और चाहे और कोई भी प्रैक्टिस कर लो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, योगासन करो, कुछ भी करो, पर कोई भी चीज़ आप 24 घंटों तो करने वाले नहीं हैं।
और जब तक ये सारी चीज़ें करोगे तब तक इसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। जब ये चीज़ छूट जाएगी, आप बंद कर दोगे, तो फिर प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए वो 24 घंटा इसके साथ साथ में रिदमिक ब्रीदिंग करने के लिए कहते थे। तो यही बात यहाँ भी है कि चाहे ये तीनों बन इतने अच्छे, इतने पावरफुल है, ये 3 स्टेज तक हम ले जा सकते हैं, सब कुछ है, फिर भी एक लिमिटेशन तो यहाँ रहेगा कि जिस दिन हमने इसकी प्रैक्टिस बंद कर दी, धीरे धीरे करके वो स्टेज जो हमने पाया है वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाएंगे। या फिर आपको क्या करना पड़े कि जैसे हठयोगी होते हैं एडवांस प्रैक्टिशनर, वो दिन भर में ज़्यादातर टाइम ये सारी प्रैक्टिस में गुजारते हैं, इस तरह करना पड़ेगा। तो फिर आप हाउस होल्डर के इसमें अनफिट हो जाओगे, तो ये तो संभव नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति है जो गृहस्थी है, वो कोई सब कामकाज छोड़ के ये प्रैक्टिस के अंदर बैठा नहीं रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। हालांकि कहते हैं कि ट्रू योगी जो होता है, सच्चा योगी, वो दोनों को कंबाइन करता है, मतलब कि प्रैक्टिस के ऊपर भी भार देता है और हाउस होल्डर लाइफ को भी जीता है, और इस तरह वो प्रोग्रेस करता है। पर फिर भी एक लिमिटेड पर्पस इसे तो थोड़ा रहता है। इंडीड इफ वन कैन कैरी आउट दिस प्रैक्टिसेस फॉर एन आवर और 2, धारणा एंड ध्यान आर पॉसिबल ड्यूरिंग दिस पीरियड, but even then it remains a limitation because for the rest of the day one is not in a position of control and be able to live a life as described or shown in diagram 3b और 3c। तो वही बात है कि अगर आप 1 घंटा 2 घंटा के लिए ये सब प्रैक्टिस करते हैं तो चलो आपका धारणा ध्यान की स्थिति के अंदर आप रहोगे, पर फिर बाकी के समय के अंदर आपकी प्रैक्टिस जब नहीं रहती है तो फिर आप जो है बाकी के समय के अंदर आपका उसके ऊपर का कंट्रोल नहीं रहेगा, और फिर आप 3B और 3C की स्थिति के अंदर जा नहीं पाओगे या उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। द पर्पज ऑफ सेइंग ऑल दिस इज टू इम्प्रेस अपॉन यू द immense benefit of 3-step rhythmic breathing, because once you can carry on with this 3-step rhythmic breathing for all 24 hours, there is a total and proper control over these 3 granthis or conflict areas for all 24 hours, and so one is not overpowered by grave and difficult circumstances or events when one is not under proper and total control, which is the case if one should follow only practices whatever they be of whatever country, however secret और गुप्त विद्या। तो इन शॉर्ट ये सब उनका कहने का मतलब ये है कि आप चाहे कोई भी प्रैक्टिस कर लो, अगर उसके साथ में आपके पास 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग नहीं है तो वो चाहे सोने जैसी अच्छी चीज़ होगा, फिर भी आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो एक ही हमारे पास रास्ता है कि हम चाहे और कोई भी अच्छी प्रैक्टिस इसको करें, पर अगर 3-स्टेप ब्रीदिंग के बिना करेंगे तो वो चीज़ का जो है वो एक जो उसकी असर है वो कम हो जाएगी, और कम जब असर होती है तो हमारे अंदर की जो नेगेटिव चीज़ पड़ी है वो वापस आ सकती है, और फिर वापस हमें वो नीचे की ओर ले जाएगी, हमारा डाउनफॉल हो सकता है। तो इसके लिए कहने का मतलब यहाँ यही है कि 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग होना चाहिए, उसके साथ में हम बंद का अभ्यास करें और दूसरी चीज़ों का अभ्यास करें, तो ही हमें फ़ायदा है। तो यहाँ पेपर समाप्त होता है और समय भी काफ़ी हो गया है, तो यहाँ रुकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो नेक्स्ट टाइम लेंगे, और नेक्स्ट टाइम नई मीटिंग के साथ में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।